हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 2019 यानी 2019 में दिसंबर में जो आपका पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, उसका CDP पोर्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मॉडल टेस्ट के तौर पे आप इसे करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी अगर आप CTET के परीक्षार्थी हैं, क्योंकि CTET में CDP का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग इसे मॉडल टेस्ट के तौर पे आप भी अपने आंसर करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मेरे आंसर को सुनिए। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, कि मतलब लैंग्वेज का मतलब जो कौन सा ऐसा एक पीरियड है जिसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट, ठीक है, और एक्विजिशन बहुत ज़्यादा होता है। एक्विजिशन क्या मतलब, जो बच्चा अपने समाज में रह के जो कुछ सीख लेता है बोल चाल, उसे एक्विजिशन बोलते हैं। डेवलपमेंट उसमें विकास। तो कौन सा एक ऐसा पीरियड है क्रिटिकल जिसमें बहुत ज़्यादा होता है? प्री नेटल है, अर्ली चाइल्डहुड है, मिडिल चाइल्डहुड है, एडोलसेंस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये 2019 का दिसंबर में जो पेपर हुआ था वो यही है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट और एक्विजिशन बड़ी तेज़ी से होता है, बहुत फास्ट होता है। रैपिड डेवलपमेंट या रैपिड एक्विजिशन भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पीरियड आपका है 2 साल से लेके 6 साल का, यानी अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड 2 ईयर्स से लेके 6 ईयर्स तक का ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और उर्दू हिंदी वाले यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं, दिख रहा है साफ साफ। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लेके चलेंगे ताकि आपकी दोनों तरह से प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट का एक मतलब थ्योरी दिया है, वो इसमें से कौन सा एक स्टेज है? हिंदी में पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो कौन सा है? लेटेंसी एज है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, या इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी स्टेज है? तो 2 का करेक्ट क्या होगा? तो बिल्कुल सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो है, 2 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज़ देन गर्ल्स, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या होता है, क्लासरूम में एक टीचर जो होता है बच्चों को ज़्यादा ध्यान देता है, गर्ल्स को बहुत कम देता है। तो ये क्या जेंडर बायसनेस है, जेंडर आइडेंटिटी है, जेंडर रिलेवेंस है, या जेंडर कॉन्सिस्टेंसी है? तो बिल्कुल अगर एक तरह का कहते हैं ना सेग्रीगेशन किया जाए या किसी में भेदभाव किया जाए तो वो आपका जेंडर बायस होता है। तो जेंडर बायस जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी। मतलब कौन सा एक ऐसा स्ट्रेटजी है या तरीका है जिससे आप जेंडर स्टेरियोटाइप या जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी कम कर सकते हैं, या उसमें घटाने में कौन सा स्ट्रेटजी आप ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपका? कौन सा तरीका अपना के आप जेंडर स्टेरियोटाइप को कम कर सकते हैं? ऑप्शंस यहाँ पे है, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, 3 में है जेंडर सेग्रीगेटेड प्लेज ग्रुप्स, या 4th में कहा जा रहा है जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल जो 4 का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे सूटेबल जो है, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। यानी जेंडर बायस जो है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा ही एक मतलब है यूनिक स्ट्रेटजी होगा यहाँ पे कि हम ख़त्म कर सकते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप को। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज वाइल्ड वीविंग चिल्ड्रेन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट ऑन देयर थिंकिंग। 5 नंबर हिंदी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? मतलब एक्टिव सीकर कहा है, किसने कहा है कि चाइल्ड एक एक्टिव सीकर है, या मतलब पता मिनी साइंटिस्ट भी कहा गया है? तो इसके ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, JB वाटसन, वाइगॉट्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो क्या होगा 5 का राइट आंसर? जी बिल्कुल, ये जो जीन पियाजे ने एक्टिव सीकर्स
बच्चे को मतलब देखा है। तो ये ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। While working on a jigsaw puzzle, 5 years old Najma says to herself, "Where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this shoe." एक लड़की है नजमा नाम से, वो खुद से मतलब अपने ही में कहती है, पजल खेलते हुए वो अपने ही से कहती है कि पीस कहाँ है। फिर कहती है नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, डार्कर वन दैट, मतलब जो डार्क है, मतलब डार्कर जो कलर है वो उधर पड़ा हुआ है, अगर उसको इधर उधर ले जाएंगे तो ये जूते का शक्ल बन जाएगा। तो ये क्या होता है? दिस काइंड ऑफ टॉक इज़ रेफर टू बाय वाइगोस्की। तो वाइगोस्की के जरिए दिए गए हैं कुछ मतलब थ्योरीज। तो ये आपका प्राइवेट स्पीच है या टॉक अलाउड है, इसका फोल्डिंग है, या एगोसेंट्रिक स्पीच है। तो ये प्राइवेट स्पीच है, ठीक है। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्पीच इसे माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कर दिया वाइगोस्की के अकॉर्डिंग, तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ही आपको बताना है। तो ये प्राइवेट स्पीच हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो हिंदी वाले इसको हिंदी लगा सकते हैं, व्यक्तिगत वार्ता। 7 नंबर देखते हैं। 7 में कहा जा रहा है गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रेन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज इन एग्जाम्पल ऑफ। कि मतलब बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कि बच्चों को अगर कुछ आप सिखा रहे हैं तो उन्हें कुछ मदद कर देना। जिस तरह आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा बहुत उन्हें आप क्लू दे सकते हैं। या जिस तरह बच्चे साइकिल सीखते हैं, ठीक है, तो उसको पीछे से आप पकड़े रहते हैं, पकड़े रहने के बाद थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं। तो ये एक तरह का इसी के बारे में बात हो रही है, रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग, मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग, और ये आपका स्कैफोल्डिंग में होता है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स करेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो बिहेवियरिस्ट करेक्टराइज को क्या प्रपोज करता है, विशेषित करता है, ये बताना है आपको। यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं हाइपोथेटिको, डिडक्शन, रीजनिंग, प्रोपोजिशनल थॉट या कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन, डिफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, या फोर्थ में मेक बिलीव प्ले इन्वर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो ये बिल्कुल जो होगा आपका, ये आपका जीन पियाजे के थ्रू कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन इसे बोलते हैं, संरक्षण, कक्षा समावेशन। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। Which of the following is in Piagetian construct in the context of cognitive development of children? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो पियाजे ने दिया है, इनमें से कौन सा एक संरचना पियाजे का दिया हुआ है? स्कीमा है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, कंडीशनिंग है, रीइंफोर्समेंट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल ये स्कीमा होता है। क्या होता है? स्कीमा बनता है सिमुलेशन, एकोमोडेशन, ये टर्म्स कुछ हैं जो एक तरह का कह सकते हैं कि स्कीमा माइंड मैपिंग से रिलेट करता है ये। तो 9 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। 10 में कहा जा रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, तो क्या होना चाहिए असेसमेंट का मेन उद्देश्य? assigning rank to students, understanding children's clarity and confusion about related concepts, labeling students as per their score, making pass or fail in the report cards। तो यहाँ पे 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे असाइन नहीं करना है, या फिर यहाँ पे स्कोर भी नहीं करना है, यहाँ फेल पास भी नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल लग रहा है चिल्ड्रेन को, मतलब चिल्ड्रेन को एकदम क्लैरिफाई करना, उनके कन्फ्यूज़न को जो है उससे रिलेट करके बताना, ताकि बच्चा सही से समझ जाए। 11 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। इंटेलिजेंस से संबंधित कौन सा एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओनली जहाँ कहीं भी आएगा वो कट जाएगा आपका, ठीक है। ओनली कभी होता ही नहीं है, केवल कभी सही होता ही नहीं। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड एक्यूरेटली मेजर नहीं होता आपका कोई सा भी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज़ अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट नहीं होता है।
मल्टी हो सकता है, ठीक है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। तो ये आपका जो है बिल्कुल 11 का ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं। 12 में कहा जा रहा है रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम मे ऑफ विच आर वर्जिनल सॉल्यूशन। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मतलब रूही एक लड़की है जो एक सॉल्यूशन के एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस तलाश करती रहती है। तो जिस सॉल्यूशन को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग है, थिंकर या कन्वर्जेंट थिंकर है, रिजिड थिंकर है या इगोसेंट्रिक थिंकर है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये आपका जो होता है कन्वर्जेंट तो होता है, ये एक लिमिटेड सोच होती है, जिस तरह से ऑब्जेक्ट वो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग वहाँ पे होती है, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग पे काम करता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिएटिव थिंकर को हम डाइवर्जेंट थिंकर भी बोलते हैं। तो 12 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड। एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि जो वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी हैं वो किसी ग्रुप में टीचिंग लर्निंग के ग्रुप में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। तो एक टीचर होने के नाते आपका क्या रवैया होगा कि बच्चे शामिल होने लगे या बच्चों को आप समझा सकें। आस्क द चिल्ड्रेन टू विथड्रा फ्रॉम स्कूल, एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज़, लोअर हर expectations from such student, reflect on her own teaching and find ways to improve students involvement। पहले अपनी गलती को देखिए कि आपके अंदर कोई गलती तो नहीं है, अगर है तो उसे सुधारिए और बच्चों को फिर उनके बारे में, उनके सही चीज़ों के बारे में बताइए। देखते हैं, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए कि बच्चों को आप कैसे नए तरीके से सुधार सकते हैं या उनको शामिल करने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये तरीका आपके होना चाहिए। 14 नंबर देखते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। एक इंक्लूसिव क्लासरूम में एक टीचर जो है मतलब विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को कैसे प्रमोट कर सकता है, यानी इंडिविजुअल एजुकेशन को कैसे मतलब फोकस कर सकता है, क्या करना चाहिए उसके लिए। शुड नॉट प्रिपेयर, शुड ऑकेजनली प्रिपेयर, शुड एक्टिवली प्रिपेयर, शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ। तो उसको एक्टिवली प्रिपेयर होना चाहिए, यानी 14 का ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है कि शुड एक्टिवली प्रिपेयर। टीचर को अपना लेसन प्लान में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रेन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स, कि मतलब बच्चों को अगर डिसलेक्सिया हो जा रहा है तो इससे क्या होता है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। फोर्थ में कहा जा रहा है एंगेजिंग इन रिपीटिटिव लोकोमोटर एक्शन। तो एकदम क्लियर है कि ये जो कुछ डिसेबिलिटी हैं, जैसे पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित, बोलने से संबंधित, मैथ से में जो प्रॉब्लम होता है, इस तरह कुछ प्रॉब्लम से जब मैं थ्योरी कराऊंगा तो उसको वहाँ पे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो 15 का इनएबिलिटी टू रीड इन्फ्लुएंटली, जो पढ़ने में जिनको दिक्कत होती है, जिस तरह सा को वाज पढ़ते हैं या वाज है तो इनको सा लगता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 इज़ बेस्ड ऑन, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में वो क्या कहता है। ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं सही हैं, लेकिन एक टर्म यहाँ पे काफ़ी क्लियर है जो कहते हैं मेन स्ट्रीम। आपको देखिएगा तो आपको मिलेगा मेन स्ट्रीम से, एनसीएफ में भी यही बात की गई है। इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से या राइट टू एजुकेशन है उसमें भी मेन स्ट्रीम से जोड़ने की बात की गई है। तो जैसे ही मेन स्ट्रीम मिल रहा है तो कीवर्ड है यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। 17 देखते हैं। 17 में कहा जा रहा है इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली। कंस्ट्रक्टिविस्ट में
फ्रेमवर्क में लर्निंग क्या है, यानी संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिकता रूप से। तो क्या है ये, किस पे होता है ये, बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन या सेंटर्ड अराउंड रिइंफोर्समेंट एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग फोकस्ड ऑन प्रपोज ऑफ मीनिंग मेकिंग। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या होता है कि मीनिंग मेकिंग पे फोकस होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो ये बिल्कुल 17 का 4 सही हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, नेप थ्योरीज दैट चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमेनन। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी सहजानुभूत सिद्धांत के बारे में एक टीचर को कैसा बिहेवियर उसके साथ होना चाहिए या क्या करना चाहिए। 18 का राइट आंसर हम डायरेक्ट देख ले रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ेंगे तो लंबा समय लग जाएगा, इसलिए कि शुड बी चैलेंज्ड एंड प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। यहाँ हिंदी में अगर देखते हैं तो यहाँ भी क्लियर लिखा हुआ है, क्या है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, यानी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में उनको एकदम डिटेल से एविडेंस के साथ एग्जाम्पल के थ्रू बताने की आवश्यकता है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रोमोट्स, एकदम क्लियर ये भी है, चाइल्ड सेंटर्ड जो भी होता है ये बच्चों के हक में होता है। तो गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, यानी बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। 19 के बाद देखते हैं 20, इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर डैश ईच अदर, यानी संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम या इंडिपेंडेंट ऑफ, इंटरवोवन विद या नॉट रिलेटेड टू। तो ये जो है कॉग्निशन और इमोशन, आप सिलेबस में वाला पोर्शन मेरा देखेंगे, मैं वहाँ भी बताया हूँ, ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है, करीब करीब सारे एग्ज़ाम्स में जितना सीटेट का हुआ सब में ये पूछा है कॉग्निशन और इमोशन के बारे में। तो ये जो आपका है इंटरओन विद है, ठीक है, ये कहीं कहीं आपको इंटर रिलेटेड मिल जाएगा, इंटर ट्विन्ड मिल जाएगा, डिपेंडेंट मिल जाएगा, ठीक है, इंटर रिलेटेड मिल जाएगा, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ जहाँ भी मीनिंग मिले वो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इमोशंस एंड कॉग्निशंस और इंटर ट्विन्ड विद ईच अदर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ भी जुड़ा हुआ शब्द मिले या उस तरह का माना मिले वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर, which of the following statements about learning is correct from a constructivist perspective। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी लर्निंग के अकॉर्डिंग, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव से लर्निंग का जो सही मतलब क्या है, इसमें से कौन सा एक सही स्टेटमेंट होगा। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, बिल्कुल गलत है, रोट पर नहीं फोकस करना है। लर्निंग इज़ कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर एंड रिपीटेटिव एसोसिएशन, देखते हैं अभी। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो क्या होगा 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 21 का बिल्कुल यहाँ पे एक्टिव एंगेजमेंट, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड बातें की गई हैं, तो 21 का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं। 22 में कहा जा रहा है प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, ठीक है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने क्या परिणाम है, कि अगर बच्चों को इस तरह आप कर रहे हैं कि एग्जाम्पल्स क्लियर दे रहे हैं या एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे हैं तो इससे क्या मतलब जाहिर होता है। ये इज़ एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कंसेप्चुअल चैलेंज। 2 में है लीड्स टू कन्फ्यूज़न इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। 3rd है कि कॉज गैप्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रादर देन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। तो क्या होगा 22 का करेक्ट आंसर, 22 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ये जो हो जाएगा, इज़ एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कंसेप्चुअल चेंज, ठीक है, कंसेप्चुअल चेंज को ये एक तरह का कंसेप्चुअल चेंज के लिए काफ़ी इफेक्टिव मेथड माना जाता है। यहाँ भी हिंदी देख सकते हैं, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं। रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रेन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़ ईदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवार्ड,
यानी बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी दिलाने के लिए या तो बच्चों को आप इनाम पुरस्कार दे रहे हैं या दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, इनाम दें या फिर दंड का प्रयोग करें तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन वुड इनकरेज चिल्ड्रेन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स। डिक्रीज आप चिल्ड्रेंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन द लर्निंग। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो बिल्कुल डिक्रीज चिल्ड्रेंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन द लर्निंग। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासु कम होती है, और ये एनसीएफ भी कहता है कि बच्चों को पनिश नहीं कर सकते हैं आप। तो इस तरह से अगर आप पनिश करेंगे तो ये नुकसान होगा कि बच्चों की जो दिलचस्पी है कम हो जाएगी रियलिटी में। 22 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट मीनिंग लर्निंग, कि मतलब कौन सा एक ऐसा प्रैक्टिस है जिससे मीनिंग लर्निंग को प्रमोशन मिलती है। ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं ये 1 2 3 करके दिए गए, उसमें से कौन सा करेक्ट होगा। कॉर्पोरल पनिशमेंट या कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन या कांस्टेंट कॉम्पैरेटिव इवैल्यूएशन। तो क्या होगा करेक्ट इसका। मीनिंगफुल लर्निंग जो होगा आपका, एक होता है कोऑपरेशन और एक होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये आपके दोनों काफ़ी अच्छे तरीके हैं और ये दोनों आपको मिल रहा है किसमें, ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। 25 नंबर देखते हैं। हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रेन, कि एक टीचर एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बच्चे के अंदर कैसे डाल सकता है या बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकता है। बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर, बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, बाय रिपीटिटिव मैकेनिकल ड्रिल या बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, जिसमें बच्चों को सीखने का मौका मिले वो बिल्कुल सही होता है कि बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, कि बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए कि वो खोज सकें, उस पर डिस्कस कर सकें, ठीक है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर प्रदान उपलब्ध करके। तो ये ऑप्शन 4 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं। में कहा जा रहा है प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रेन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। एक प्राइमरी स्कूल का टीचर एक बच्चों को एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकता है। कैसे, ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवार्ड्स फॉर एवरी स्मॉल टास्क, मतलब छोटे छोटे काम के लिए मतलब अच्छा इनाम देना उसको। एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, मैं बोला हूँ ओनली जहाँ भी आए वो कट जाएगा। डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर्स, ये भी आपका कट जाएगा। encourage children to make initiative guesses and then brainstorming on the same, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को इनकरेज किया जाए कि वो गेस करें और ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी अपने दिमाग को लगा के किसी चीज़ को इन्वेंट करें या सॉल्व करें। तो बच्चों को मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, किसी चीज़ को सोचने के लिए, बच्चों को डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना, ये सब तरीके काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये ऑप्शन 4 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड स्पीड, कि मतलब पेस, कि कौन सा एक ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चों का फिजिकल, ठीक है, ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होता है। कौन सा, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 27 का करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी का जो पीरियड आपका है 0 से लेके 2 ईयर्स, और फिर अर्ली चाइल्डहुड का आपका है 2 ईयर्स लेके 4 ईयर्स। ये पीरियड्स हैं और इसमें जो आपका डेवलपमेंट है काफ़ी रैपिडली होता है। 28 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कि इनमें से कौन सा एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, डेवलपमेंट का एक सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है। डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इज़ modifiable, development is influenced by both heredity and environment, development is universal and cultural does not influence it।
तो यहाँ आपको पूछा है कौन सा एक नहीं है, तो ये जो है डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिवर्सल एंड कल्चरल कॉन्टेंट्स डोंट इन्फ्लुएंस इट, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी देख सकते हैं, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, तो ये नहीं पूछ रहा है, तो ये आपका 28 में 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज़, कि लोगों में जो इंडिविजुअल वेरिएशन होता है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, मतलब जो व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं उसका प्राइमरी कारण रीज़न क्या है ये बताना है। जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, 2 में है इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक, 3 में है द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, 4 में है द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 29 का जो करेक्ट होगा बिल्कुल जो है द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट। जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का रिलेशन है ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले करता है, कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ कम रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी हेरिडिटी है वो आपके डोमिनेट हो जाती है इन्वायरमेंट पे, या इन्वायरमेंट आपके हेरिडिटी पे डोमिनेट हो जाती है, तो इस तरह करके कभी कभी ये वेरी कर जाता है। तो इस तरह से 29 का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है? स्कूल, फैमिली, ठीक है, जिस तरह फैमिली है, फैमिली आपका क्या है? फैमिली आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन है, ठीक है, तो फैमिली, नेबरहुड ये आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन में आ जाएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, फैमिली और नेबरहुड, ये दोनों कट जाएगा, अब जहाँ जहाँ भी फैमिली नेबर आएगा कट जाएगा। 2 में फैमिली है, कट गया, ठीक है, 3 में नहीं है, चौथा कट जाएगा इसलिए कि इसमें नेबरहुड है, तो बचा कौन? थर्ड, ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीडिया जहाँ जहाँ भी है वो हो जाएगा, लेकिन फैमिली एंड मीडिया है तो फैमिली की वजह से वो निकल जाएगा। स्कूल एंड मीडिया ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो 30 का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल पे पहली बार है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सेशन कैसा लगा। सीटेट के प्रीवियस पेपर्स काफ़ी सॉल्व कर दिया हूं मैं, और उर्दू के भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हैं, जाके प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।